दोस्तों नमस्कार। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजपाल एंड सन्स के इस फेसबुक पेज पर मैं आशीष त्रिपाठी आप सभी हमारे जुड़ने वाले श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूं। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कृपया मुझे लिखकर बताएं कि आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, ताकि आज का ये कार्यक्रम शुरू किया जा सके। पल्लव जी जुड़े हुए हैं। पल्लव जी कृपया बताएं कि क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। राजपाल एंड सन्स के इस फेसबुक पेज पर उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला मेरे लेखक आपके सवाल, इस श्रृंखला में आज के हमारे अतिथि हैं हिंदी के अत्यंत माननीय वरिष्ठ आलोचक और रचनाकार, जिन्हें हम सब बहुत प्यार और आदर से आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं। मैं राजपाल एंड सन्स की ओर से, अपनी ओर से और आप सभी की ओर से आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रणाम आपको। आज हमारे अतिथि आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी शायद ही हिंदी में इस समय किसी भी पीढ़ी के पाठक या श्रोता होंगे जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के काम, उनके व्यक्तित्व से परिचित ना हो। उनका काम इतनी दिशाओं में फैला हुआ है कि उसे समेटना और उसके बारे में कोई केंद्रीकृत बात कह पाना भी काफी कठिन है। वे मुख्य रूप से आलोचक हैं, उसके साथ ही उन्होंने अपने रचनात्मक जीवन की शुरुआत में अत्यंत समृद्ध कविताएं लिखी हैं और उस जमाने के अत्यंत महत्वपूर्ण कवियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पिछले 2 दशकों से अधिक समय में उन्होंने अपने स्मृति परक लेखन से हिंदी में एक नए तरह का अध्याय जोड़ा है। उनकी पुस्तकें नंगा तलाई का गांव और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित उनकी पुस्तक व्योमकेश दरवेश ऐसी पुस्तकें हैं जिन्होंने हिंदी में एक ऐसा अध्याय शुरू किया है जो स्मृति आख्यान के संदर्भ में अब तक जिसकी कल्पना नहीं की जाती थी। हिंदी में स्मृति आख्यान से जुड़ी हुई विधा, जैसे कि संस्मरण में जिस तरह का संस्मरण 80 के दशक तक होता आया था, उसे काशीनाथ सिंह जैसे लेखकों ने, दूधनाथ सिंह और रविंद्र कालिया, कांति कुमार जैन जैसे लेखकों ने तोड़ा था। पर विश्वनाथ जी ने अपनी इन पुस्तकों से उसमें भी एक नए तरह का आयाम पैदा किया है। आचार्य जी का जन्म 16 फरवरी 1931 को जिला बस्ती, जो अब सिद्धार्थनगर कहलाता है, के बिस्कोहर गांव में हुआ है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बलरामपुर कस्बे में हुई और उच्च शिक्षा कानपुर और फिर वाराणसी में। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपकी 2 दर्जन से अधिक कृतियां ऐसी हैं जो हिंदी में न सिर्फ उल्लेखनीय हैं, बल्कि जिनके कई कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और लोग जो एकलव्य की तरह उनके शिष्य हैं, ये पुस्तकें पढ़ पढ़कर बड़े हुए हैं और हमारे समाज बोध का, हमारे रचना बोध का, हमारे जीवन विवेक का वो एक अनिवार्य हिस्सा है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में। साथियों, ये जो पुस्तक है देश के इस दौर में, ये हरिशंकर परसाई के लेखन पर केंद्रित है। कुछ कहानियां, कुछ विचार। पेड़ का हाथ नाम की एक किताब है जो केदारनाथ अग्रवाल पर केंद्रित है, और केदारनाथ अग्रवाल पर उनकी एक और पुस्तक प्रकाशित है, जैसा कह सका, उनका कविता संकलन है। और उसके साथ, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, नंगा तलाई का गांव, व्योमकेश दरवेश,
ये उनकी पुस्तकें हैं जो संस्मरण जैसी विधा के निकट बैठती हैं। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद बिस्कोहर में उपन्यास का अंत नहीं हुआ है, गुरु जी की खेती बाड़ी। इसके अलावा भी उनकी कई पुस्तकें हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ उन्होंने अध्ययन की पुस्तक अपभ्रंश की कविता संदेश रासक का संपादन किया है। अजित कुमार जी के साथ कविताएं 1963, कविताएं 1964 और कविताएं 1965, ये 3 संचयन उन्होंने संपादित किए हैं। और हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा नाम की एक पुस्तक, जो कि वसुधा के रामविलास शर्मा केंद्रित अंक का पुस्तक रूप है, उसका संपादन उन्होंने हिंदी के महत्वपूर्ण कहानीकार अरुण प्रकाश जी के साथ किया। आपको अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, शांति कुमारी वाजपेयी सम्मान, शमशेर सम्मान, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान और ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान। विश्वनाथ जी हम सबके इतने आदरणीय हैं कि हम उनके साथ बहुत बार लंबी लंबी बातें करते रहे हैं, पर आज ये मौका है राजपाल एंड सन्स के इस फेसबुक पेज पर कि हिंदी के साधारण पाठक, रचनाकार, लेखक, उनके प्रशंसक आज उनसे इस माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। और मैं खुद इस समय गौरव का अनुभव करता हूं कि उनके साथ इस माध्यम में जुड़ा हुआ हूं और उनके निकट इस तरह से आने का अवसर मिला है। इससे पहले कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं और उनसे आज का पहला सवाल पूछूं, मैं डॉक्टर नामवर सिंह जी का एक वक्तव्य, उनके लिखे हुए लेख का एक छोटा सा टुकड़ा आप सबके बीच पढ़ना चाहता हूं। और वो इसलिए कि आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी आलोचना में जिस परंपरा के वाहक हैं और जिस परंपरा को उन्होंने विस्तृत किया है, फैलाया है, वो परंपरा मूलतः प्रगतिशील आलोचकों की परंपरा है। रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और प्रोफेसर नामवर सिंह की परंपरा। इन तीनों हमारे बड़े आलोचकों से जो छूट रहा था, हमारे आलोचकों का ध्यान जिस ओर नहीं था या समय की कमी के कारण जिस तरफ वे काम नहीं कर पा रहे थे, उन दिशाओं में आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने काम किया है। और ये दिशाएं मूलतः प्रगतिशील आलोचना को विकसित करती हैं, उसे गहरा बनाती हैं और उसके आयामों का विस्तार करती हैं। परंतु मूलतः विश्वनाथ जी रामविलास शर्मा और नामवर सिंह की परंपरा के ही आलोचक हैं। इसलिए मैं प्रोफेसर नामवर सिंह के एक लेख का एक हिस्सा पढ़कर ही आज की इस बातचीत में आदरणीय विश्वनाथ जी को सवालों के लिए आमंत्रित करूंगा। ये लेख आईना क्यों ना दूं शीर्षक से है, जो नामवर जी की पुस्तक पूर्वरंग में संकलित है। मुझे ऐसा अनुमान है कि आदरणीय विश्वनाथ जी के 65 वर्ष पूरे होने पर संभवतः ये लिखा गया होगा और उसी का ये आखिरी हिस्सा मैं आप सबके बीच उनके सम्मान में पढ़ रहा हूं। विश्वनाथ जी के साथ पंडित जी को तो याद आना ही है। पंडित जी अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हम दोनों के गुरु, संदीपन गुरु। सच तो यह है कि हम दोनों मिलते हैं तो ज्यादातर बातें पंडित जी को लेकर ही होती हैं। विश्वनाथ जी जब निरुत्तर हो जाते हैं तो हार कर कहते हैं, गुरु ने ज्ञान की गठरी तो आप ही के सामने खोली थी। खोली होगी मेरे सामने, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि दी वह गठरी उन्होंने विश्वनाथ जी को ही। यह सच है। लेकिन उस गठरी में ज्ञान के साथ धड़कते हुए अत्यंत संवेदनशील हृदय का एक टुकड़ा भी था। विश्वनाथ जी के पास वह अमूल्य गठरी आज भी सुरक्षित है। वह निधि अंततः अधिकारी को ही मिली, अंतेवासी भी तो वही थे। विश्वनाथ जी ने हक अदा कर दिया।
यह मैं आज निसंकोच कह सकता हूं। तुलसीदास पर पंडित जी लिखना चाहते थे पर लिख न पाए। विश्वनाथ जी ने लोकवादी तुलसीदास लिख दिया। फिर उन्होंने मीरा पर लिखा और हरिशंकर परसाई पर भी, सब पर उसी तन्मयता के साथ जिस तन्मयता से पंडित जी ने कबीर लिखा था। गरज की यह सब किया, वह सब किया जो गुरु से न हो सका और न उनके इस शिष्य से। ये प्रोफेसर नामवर सिंह का आईना क्यों न दूं शीर्षक एक छोटा निबंध है, उससे मैंने ये टुकड़ा आप सबके बीच पढ़ा। मैं फिर बहुत सम्मान के साथ उनका इस्तकबाल करता हूं और आज का पहला सवाल मैं लेना चाहता हूं। आज बहुत सारे सवाल हमें प्राप्त हुए हैं और अनेक हमारे पाठक हैं जिन्होंने अनेक एक से ज्यादा सवाल हमारे सामने किए हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक गुप्ता का सवाल लेना चाहता हूं। उन्होंने पूछा है कि आपके तथा बनारस से संबंध रखने वाले आपके समकालीन लेखकों के साहित्यिक विकास में बनारस के तत्कालीन परिवेश का बहुत योगदान है। काशी जी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उन दिनों वह अध्ययन को लेकर इतना प्रतिस्पर्धी माहौल था कि पत्रिकाएं प्राप्त होने के लिए अगले दिन से ही उस पर बहस शुरू हो जाती थी। बनारस के उन दिनों के परिवेश तथा अपने समकालीनों के विषय में विस्तार से बताइए। हाँ ठीक है। देखिए, आशीष जी ने इतना कहा मेरे बारे में, अच्छा लगा। अपनी तारीफ सुनना ज्यादा किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगा। हमारे समय में, और ये बात मुझे जहां तक याद पड़ती है, अशोक वाजपेयी ने कही है या लिखी है कहीं कि आचार्य बहुत लोग कहलाते थे, लेकिन आचार्य केवल हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानते थे। किसी शब्द का, और आशीष जी, जरा भी जब सदुपयोग नहीं होता है तो वो आचार्य, उसका मूल्य कम हो जाता है। इसलिए आप विश्वनाथ त्रिपाठी का ध्यान मत रखिए, आचार्य शब्द का ध्यान रखा कीजिए, उसकी गरिमा। अब अभिषेक जी ने पूछा है, वो मैं बता दूं। मुझे आचार्य त्रिपाठी कहलाना अनुचित लगता है, मैं आचार्य नहीं बन सकता। हमारे समय में आचार्य केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, हम लोग उन्हीं को मानते थे, उन्हीं को कहते थे आचार्य शुक्ल के बाद और किसी को नहीं। देखिए, अभिषेक जी ने जो पूछा, ये काशी नेहरू युग के बाद का काशी था, और उस समय काशी नहीं, पूरा देश और हिंदी प्रदेश भी, और काशी और इलाहाबाद विशेष रूप से बहुत सृजनात्मक साहित्यिक गतिविधियां चल रही थी। काशी में 1950 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष होकर। नामोर जी ने लिखना शुरू किया था। शंभुनाथ सिंह प्रसिद्ध थे, शंभुनाथ सिंह समाजवादी विचारों के थे और प्रसिद्ध गीतकार थे। टोचन शास्त्री आ गए थे वहीं, चंद्रबली सिंह भी अध्यापक होकर के आ गए थे, शिव प्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह, आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी जी,
ये सब वहाँ राममूर्ति जी तो अध्यापक रहे होंगे, लेकिन शिव प्रसाद जी और केदारनाथ सिंह ये विद्यार्थी रहे होंगे। वो समय है जब केदारनाथ सिंह इंटरमीडिएट में थे, रहे होंगे 18-19 साल के, और प्रतीक में अज्ञे ने उनकी कविताएं छाप दी थी। नामुर जी खड़ी बोली में ऐसी कविताएं लिख रहे थे जिनमें हिंदी के जातीय छंदों का उपयोग किया जा रहा था, यानी कवित्व और सवैया का और बरवे का। यह अलग विषय है, और जब कभी मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैं निवेदन करूंगा कि नामुर जी अगर कवि रूप में ही बने रहते, वो हिंदी कविता पर उसका असर, जितना उनका असर आलोचना पर पड़ा है आलोचक के रूप में, उससे कम न पड़ता। और वो हिंदी कविता के विकास की बिल्कुल ठीक दशा थी, जिसमें मध्यकालीन काव्य रूपों का इस्तेमाल करते हुए खड़ी बोली में आचार्य शुक्ल को तब उतनी शिकायत छायावाद से न रह जाती अगर उस नामुर जी की कविताओं का विकास होता हिंदी में। तो आप ये देखिए कि जब इतने बड़े लोग एक साथ थे तो उसका प्रभाव काशी के साहित्यिक वातावरण पर इतना था, और ये लोग ऐसे थे कि जिनमें किसी प्रकार की साहित्यिक अमान्यता नहीं थी। नामुर जी सर्जन सुलभ थे, और उनके गुरु आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी, उनकी तो आदत थी कि कोई छोटा बच्चा भी चला जाए तो उससे वो बातचीत कर लेते थे। तो उस समय जो काशी का साहित्यिक वातावरण था वो बड़ा सर्जनात्मक था। सर्जनात्मक वातावरण की सबसे लक्षण एक ये होता है कि जो साहित्यकार लोग हैं वो अपने समकालीन अन्य साहित्यकारों की कृतियों का भी आदर करते हैं, उनको भी, उनकी भी प्रशंसा करते हैं खुल करके। और उनका लक्षण ये भी होता है कि वो जो आने वाली पीढ़ी है, जो साहित्यकार बन रहे हैं आज, जो उतने ज्यादा उल्लेखित नहीं हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो वातावरण था काशी के का साहित्यिक वातावरण था, वो पूरे नेहरू युग के पूरे सर्जनात्मक वातावरण का एक अंश था। और ये काशी के लिए सौभाग्य की बात थी कि इंदौर विश्वविद्यालय में आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी जैसा व्यक्ति आ गया था। और जहां तक विद्वत्ता का प्रश्न है, वहाँ डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मल्ल जी, करुणापति त्रिपाठी जी, ये सब लोग विद्यमान थे, एक से एक बड़े विद्वान। लेकिन एक आप ये न भूलें कि पूरे हिंदी जगत में, इलाहाबाद में उस समय ये पूरा उन्हीं दोनों अमरकांत शेखर जोशी, धर्मवीर भारती, ये थे, अज्ञे जी लब्ध प्रतिष्ठ हो चुके थे। तो उस समय निराला प्रसाद में निराला पंत सब विद्यमान थे, प्रेमचंद गुजर चुके थे बिल्कुल। तो वो जो काशी थी, वो काशी उस समय जिसे आप कहते हैं कि व्याप्त था एक सर्जनात्मक वातावरण। और प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठियां हर शनिवार को सरस्वती प्रकाशित गणित में होती थी। फिर इसके साथ साथ एक और भी साहित्यिक संस्था थी उन दिनों,
बहुत उसकी गतिविधियां थी, वो किसी न किसी रूप में इलाहाबाद में परिमल से जुड़ी थी। उन प्रगतिशील लेखक संघ में और संस्था में थोड़ा सा स्पर्धा का भाव था, लेकिन वो बहुत, जैसे आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा उत्कृष्ट सृजना है, उसकी जो पूरी दिशा थी वो सृजनात्मक थी, कोई व्यक्तिगत राग द्वेष का उसमें भाव नहीं था। तो इस पूरे वातावरण ने काशी की नई पीढ़ी, इस नई पीढ़ी में जैसा कि आपने कहा कि नामू जी, केदारनाथ सिंह, शिवप्रसाद जी, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जो भाषा विज्ञान के बहुत बड़े आगे चल विद्वान हुए, रुद्र जी, शिवप्रसाद रुद्र जी गंगा मैया लिख रहे थे, शंभुनाथ सिंह का बड़ा हद सबके ऊपर था। चौधरी शास्त्री ने बिल्कुल एक नए तरीके से गीतों के लिखने की बुनियाद डाली, जो जिसे बाद में चल करके कहा गया कि गैर रोमांटिक भावना की कविता, उसका आधार चौधरी शास्त्री ने रखा। तो इस तरीके से उस समय के वातावरण ने काशी के नई पीढ़ी को, और जिस नई पीढ़ी का प्रभाव व्यापक हिंदी साहित्य पर भी पड़ा, वो पीढ़ी पली पोसी बड़ी हुई इस वातावरण में। ये दूसरा सवाल बनारस से है और मानवेंद्र सिंह ने ये सवाल पूछा है। आचार्य हजारी प्रसाद, मानवेंद्र सिंह, जी हाँ, इनका सवाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लेकर है। इन्होंने कहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में आप कुछ भी कहें तो वह मेरे और जैसे पाठक और छात्र के लिए सुखद होगा। मेरा विनम्र आग्रह है कि आप गुरुजी पर विस्तार से बोलें। मतलब ये चाहते हैं कि आज के इस अवसर पर आप उनके बारे में कुछ कहें। ठीक है, मुझसे जैसा आशीष जी ने मेरे परिचय में ही बताया, और आशीष जी तो मेरे बहुत प्रिय लोगों में से हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से परिचय दिया, और उस परिचय में व्योमकेश दरवेश की चर्चा उन्होंने की है। लेकिन वो पुस्तक, मैं आशा ही करता हूं कि द्विवेदी जी पर उससे बेहतर और किताबें लिखी जाएंगी। मेरी अपनी सीमा थी, और सबसे बड़ी सीमा यह थी कि मैं संस्कृत उतना ज्यादा नहीं जानता। जो द्विवेदी जी कहा करते थे कि तुम इतने अभागे हो कि तुमने संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ी। देखिए, द्विवेदी जी की जो वैयक्तिक विशेषताएं थी उनके व्यक्तित्व की, उसके बारे में एक बात बता करके फिर मैं, वो अपना विरोध बहुत सह सकते थे, और चूंकि उनका ध्यान बहुत बड़ी चीजों पर रहता था, इसलिए वो, उनका ध्यान इस बात पर नहीं रहता था कि कौन आदमी मेरा विरोध कर रहा है, कौन आदमी विरोध नहीं कर रहा है, क्या विरोध कर रहा है। वो ये जरूर समझते थे कि मुझ में कोई ऐसी कमी होगी, वो जो मेरा विरोधी है वो सारी बातें गलत नहीं कह रहा होगा। ये उनके पास एक बहुत बड़ा मंत्र था। तो वो कहता था कि हो सकता है कि कई अवसर ऐसा आया है, मानवेंद्र जी की किसी ने द्विवेदी जी का विरोध किया, और हम लोगों ने कहा कि पंडित जी ऐसे कह रहा है वो, तो पंडित जी बहुत शांत भाव से हमसे कहते थे कि ठीक ही को कह रहा है, ये मुझमें क्या कमी, मुझे कमी है ये। एक बड़ी अजीब घटना है। उसके बाद जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ आए काशी में,
और उन्होंने पदभार संभाला तो वो हिंदी के दूसरे बहुत बड़े विद्वान और हिंदी के दुर्भाषा भी चंद्रमणि पांडे जी के पास गए, उनका चरण स्पर्श किया और पंडित जी ने कहा कि पंडित जी मैं आ गया हूं यहाँ, अब आशीर्वाद दीजिए कि मैं यहाँ कुछ काम कर सकूं ठीक से। तो आप जानते हैं चंद्रमणि पांडे जी ने आचार्य हजारी द्विवेदी से क्या कहा? कल्पना कीजिए, उन्होंने कहा कि देखो आ गए हो तुम तो रहो, ऐसा बड़ा पद तो तकदीर से मिलता है, लेकिन अब कुछ हिंदी पढ़ डालो तुम। आप कल्पना कीजिए ये जिसको द्विवेदी जी कहा करते थे कि काशी के पंडितों में पांडित्य के साथ साथ चांडित्य भी होता है। और द्विवेदी जी उस चांडित्य को सह सकते थे। द्विवेदी जी का बहुत विरोध हुआ और वो विरोध करने वालों में गुंडे नहीं थे, वो लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान थे। तो द्विवेदी जी में सबसे बड़ी विशेषता थी, पता नहीं क्या उनको जीवन में ऐसी शक्ति कहाँ से मिल गई थी कि इस कोट का विरोध भी और व्यंग्य भी वो सह सकते थे। आशीष, तुम तो जानते होगे, जब हिंदी का विरोध होता था और अंग्रेजी वाले जब हिंदी का विरोध करते थे तो ऐसी गोष्ठियों में पंडित जी ये कहा करते थे कि ये जो हिंदी का विरोध करने वाले अंग्रेजी वाले हैं ये कोई पराये नहीं है, ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर दक्षिण भारतीय हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो ये विदेशी नहीं है, ये देशी लोग हैं, ये भारतवर्ष के लोग हैं, भारतीय हैं, हमारे देशवासी हैं। इनकी बातों पर विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए भी पंडित जी को कुछ कम नहीं सहना पड़ा। मैं इस विषय में ये बात ये कहना चाहता हूं कि हम लोग उतने बड़े कैसे बनते, लेकिन एक बात का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं कि नामवर जी अपने विरोध को कैसे सहते थे। हमने आज तक नामवर जी के मुंह से कभी कोई अपशब्द नहीं सुना। अब इतने बड़े लोगों के बीच में अपना क्या किया जाए, लेकिन यहाँ जब कभी भी विरोध दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे जैसे अदना आदमी का भी हुआ तो मैंने ये कहा कि हाँ, ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो ठीक ही लगाया जा रहा है। तो ये शक्ति हमारे में नहीं थी यार, ये हमारी में शक्ति नहीं थी, ये शक्ति। और आप तो अब आप काशी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में स्वयं पढ़ाते हो, प्रोफेसर हो, अब तो तमाम किंवदंतियां और लेजेंडरी कथाएं द्विवेदी जी के बारे में सुनते ही रहते होगे। तो मेरे विचार से द्विवेदी जी की एक बहुत बड़ी ऐसी विशेषता थी, और विशेषता में बहुत बता सकता हूँ, पूरा समय मैं उसी में कर सकता हूँ, लेकिन ये हम लोगों को विरोध से विचलित नहीं होना चाहिए। और विरोध को सहना ये आत्मविश्वास का, आत्मशक्ति का प्रमाण है। ये मानवेंद्र जी से ये मेरा निवेदन है। जी, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि मानवेंद्र जी ने आचार्य द्विवेदी पर आपकी पुस्तक जरूर पढ़ी होगी, तो उसके आगे ये एक सूत्र वाक्य में आपने जीवन की जीवन का एक सत्य जो आदर्श है वो हम सबके सामने रखा।
ये तीसरा सवाल जो आज मैं ले रहा हूं, ये हमारे युवा मित्र रोहित कुमार का है। अपनी किस इकबाल रचना का से है। आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि हुई है? अपनी किस रचना से आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि हुई है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये किसने सवाल किया है ये ये? रोहित कुमार हैं। इनकी उम्र क्या है? ये तो इनकी नहीं उम्र क्या लिखा होगी? है, पर मेरा मेरा ख्याल है कि 25 साल के आसपास होंगे। हाँ, 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 ठीक है, समझ गया। मैं इसलिए इनकी उम्र पूछ रहा था कि बच्चे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बताता हूँ। अब ये तो कुछ पता नहीं फेसबुक पर। अगर 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 रचना आपने मन लगा करके लिखी है और तो ये बड़ा मुश्किल है। अगर आप सर्जक हैं, और सर्जक का मतलब तो जानते हैं, सर्जक का मतलब वास्तविक सर्जक का मतलब पिता होता है, सृष्टिकर्ता, सृष्टा। तो आप कई बच्चे हैं आपके, तो आप किस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करेंगे? और ये अजीब बात होती है कि जो रचना कभी कमजोर लगती भी है, तो कमजोर संतान को सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। कहीं ना कहीं अब ये सवाल मैंने रूपक में बांट करके उत्तर दिया, जाहिर है कि इस उत्तर से संतोष नहीं होगा किसी को। जी। लेकिन इस प्रश्न के सामने सर्जक निरुत्तर है। मैं जाहिर है कि लोग जो आता होगा कि संतोष व्योमकेश दरवेश से हुआ है, मुझे बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर सच पूछा जाए तो ये अगर मुझसे पूछा जाता कि सबसे अधिक असंतोष आपको किस रचना से है, तो मैं व्योमकेश दरवेश का नाम लेता। मेहनत मैंने ये परसाई वाली जो किताब है, देश के इस दौर में, देश के इस दौर में, मीरा वाली किताब में, लोकवादी तुलसीदास तो मैंने पिताजी को पढ़ने के लिए लिखी थी। मेरे पिताजी जो दर्जा एक तो पढ़े थे, उनके लिए लिखी थी मैंने। और मैं इसका उत्तर और ज्यादा बेटा दे नहीं सकता, माफ करना मुझे। मैं यही कह सकता हूँ कि पूरा संतोष मुझे नहीं है। मेहनत मैंने, ये हिंदी आलोचना वाली किताब थी तो 3 साल 4 साल उसमें लगाए थे मैंने। प्राय हर रचना में 3 साल 4 साल लगाए हैं मैंने, मेहनत करके किया है, और जल्दी में नहीं। तो पाठकों को नामवर जी कितने ने। ज्यादा समझ जी। है? बोलो। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप कहें, आप कहें। मैं ये कह रहा था कि जिसमें पाठकों को ज्यादा संतोष मिले उसमें मुझे संतोष है। अपनी रचनाओं को मैं भी पाठक के रूप में पढ़ता हूँ तो पाठक के रूप में पढ़ता हूँ, बस। नामवर जी ने आपके बारे में लिखते हुए जिस एक गुण की तरफ इशारा किया है, वो गुण है तन्मयता। उन्होंने लिखा कि आपने उसी तन्मयता से लिखा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस तन्मयता से कबीर पुस्तक लिखी है। हम सब जो लोग जो थोड़ा बहुत आलोचना पढ़ते हैं और कभी कभी कुछ लिखने की कोशिश भी करते हैं, हम ये देखते हैं कि तन्मयता आज के जमाने में एक बहुत ही दुर्लभ गुण है। और इतने ज्यादा व्यवधान है हमारी जिंदगियों में कि उतना डूब पाना, उतना तादाद में कर पाना और उतना तन्मय हो पाना आज की स्थिति में शायद किसी आलोचक के लिए जैसा कारनामा आपने कर दिखाया, या आपसे पहले रामविलास जी ने या नामवर जी ने
वैसा हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आपने उचित ही कहा कि किसी एक कृति को चुन पाना कठिन है, क्योंकि सारी ही तो उतनी तन्मयता से और उतनी लगाव से लिखी गई हैं, उतना समय और उतना श्रम उसमें खर्च किया गया है। मैं ये चौथा सवाल ले रहा हूं आज की बातचीत का, और थोड़ा सवाल बदलता रहूंगा ताकि अलग अलग दिशाओं में बात जाती रहे। पीयूष जी जी पुष्पम जी जी का जी ये जी सवाल आप है, और ये संभवतः दिल्ली। किसने पीयूष पुष्पम किसने पूछा है? पुष्पम जी, जी, अच्छा। ये संभवतः दिल्ली में रहते हैं और युवा विद्यार्थी हैं, और बहुत अच्छे खूबसूरत पोस्टर बनाते हैं, कविताओं के भी और गद्य के भी, ऐसा फेसबुक से मुझे जानकारी है। इन्होंने ये सवाल पूछा है, वर्तमान में साहित्य का महत्व कितना रह गया है? ये इनका मूल सवाल है, लेकिन इसे क्या इन्होंने बेटा, जरा सवाल विस्तृत किया दोहरा है। दो। हाँ, ये सवाल जरा दोहरा दो। वर्तमान में साहित्य का कितना महत्व रह गया है, लेकिन इसे इन्होंने विस्तृत किया है, और इन्होंने विस्तृत करते हुए एक खास दिशा की ओर बात की है। इन्होंने कहा है, अंग्रेजी नुमा दौर में हिंदी की स्थिति क्या है और क्या होती जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज हिंदी के प्रति लोगों के अंदर जो हीन भावनाएं घर कर गई हैं, उसको दूर करने में हमारे साहित्यकार अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, और हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो दो सवाल हुए, वर्तमान में साहित्य का महत्व, और हिंदी को लेकर जो हीन भावनाएं हैं वो कैसे दूर की जा सकती हैं। ये हिंदी वाला सवाल, ये दोनों सवाल बहुत संदर्भवान प्रश्न जी है, और अगर मुझे समय होता तो मैं इस पर काफी बात करता। अभी मैंने कहीं लिखा है, एक लेख में मुझे पूछा गया था कोरोना पर, तो संकट के समय क्या कविता हमारा साथ दे सकती है? पहली बात तो ये कि संकट जितना ही गहरा होगा, साहित्य और कविता की जरूरत उतनी ही ज्यादा होगी। जरूरत इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि संकट के समय साहित्य और कविता करना उतना ही कठिन और मुश्किल और जोखिम भरा हो जाएगा। अब आशीष, आप बताओ मुझे, क्या उदाहरण देकर कि भी मैं बताऊं, जोखिम उठाऊं? जी जो जोखिम उठाएंगे, सबसे बड़ी बात संकट के समय यह होती है कि जो पोस्टर लगा करके और जो माथे पर साहित्यकार का तमगा चपका करके और क्रांति लेकर घूमते रहते हैं, वो खामोश हो जाते हैं या वो दरबारी हो जाते हैं। दरबार केवल सामंत काल में नहीं होते, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का दरबार बहुत बड़ा दरबार है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, कभी कभी तुम जानते हो, जब टाइटैनिक डूब रहा था, जी जहाज, तो लाइफ बोट्स मिल रही थी, नौकाएं मिल रही थी बचने के लिए, भाग जाओ। जी उनको छोड़ करके
एक वाद्य वृंद था, बैंड बजाने वालों का एक दल था जो सबसे ऊपर चला गया था, और वो बजा रहे थे नियरर टू दी माई गॉड। कल्पना कीजिए, लाइफ बोट छोड़ करके डूब रहे हैं और ईसाई भजन गा रहे हैं। कविता कविता जब सबसे बड़े लक्ष्य पर पहुंचती है तो वो पद या भजन हो जाती है। संकट के समय कल्पना करो, जब गोली लगी होगी गांधी को, आशीष जी, तो जब उन्होंने हे राम कहा होगा, तो उस हे राम ने उनको कुछ कष्ट उनका दूर किया होगा कि नहीं दूर किया होगा? मेरा ख्याल है दूर किया होगा। कविता जो होती है, ये साहित्य जो होता है, वो संकट के समय एक जातीय अभिव्यक्ति होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि संकट से दूर करती है या नहीं दूर करती है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर कोई संकट से उबार सकता है तो वो साहित्य ही उबार सकता है, वो कविता ही उबार सकती है, क्योंकि वही मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध बनाती है, वही करुणा का विस्तार करती है। अब हिंदी वाली बात मैं जरूर कहूंगा, भूला नहीं। आप भी हिंदी के, हम भी हिंदी के, प्रश्न करता है हिंदी का, ये सब हिंदी का ही है, तो हिंदी ही है और क्या है भाई। लेकिन कभी कल्पना करो, हिंदी को गरिमा और हिंदी को आदर और हिंदी को सम्मान कैसे मिले, क्यों नहीं मिलता? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, रामविलास शर्मा को, नामवल को सम्मान मिल गया। ये कल्पना करो अपने मन में कि अंग्रेजी चली गई इस देश से, अंग्रेजी चली गई, मान लो, कल्पना करो अंग्रेजी चली गई, तो हिंदी का कौन अखबार पढ़ोगे तुम? तो इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़ने को नहीं मिलेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू पढ़ने को नहीं मिलेगा। जिन अखबारों का नाम मैं नहीं लेना चाहता, वही अखबार पढ़ने को मिलेंगे। एक ही मालिक है, एक ही मालिक दो अखबार निकाल रहा है, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। उन दोनों अखबारों में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए सवाल, जिस भाषा को बरतने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले जितने ईमानदार होंगे, उतनी ही गरिमा, उतना ही सम्मान उस भाषा को मिलेगा। दोष हिंदी का नहीं है, दोष हम लोगों का है। अगर हम लोग ईमानदारी से लिखें, ईमानदारी से बोलें, ईमानदारी से काम करें, तो हमारी भाषा अपने आप, हम अंग्रेजी से सब कुछ सीख लेते हैं। ये भी सीखना चाहिए अंग्रेजी का नाम। अंग्रेजी वाले अपनी भाषा के लिए मेहनत कितनी करते हैं, परिश्रम कितना करते हैं। बस भाई, ठीक है। बहुत जरूरी बात आपने कही कि भाषा का सम्मान उसे इस्तेमाल करने वालों के आचरण से, उसकी ईमानदारी से, उसमें जो लगन है, जो श्रमशीलता है, वो खुद जितना अपनी भाषा को सम्मान देंगे उससे ही निर्धारित होगी। तो हिंदी भाषी समाज की स्थिति से हिंदी का सम्मान होगा। बहुत ही जरूरी बात की तरफ आपने इशारा किया। मैं एक राजनैतिक सवाल लेना चाहता हूं
क्योंकि उसके बिना जी आपसे बातचीत करना अधूरा रहेगा। ये सवाल चलिए जी, विजय पूछ शंकर लीजिए। चतुर्वेदी का है। किसका? विजय शंकर चतुर्वेदी जी का किसका? सवाल है। दिनेश 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 शंकर चतुर्वेदी। विजय शंकर चतुर्वेदी अच्छा ये कवि हैं हिंदी के और मुंबई में अच्छा। रहते हैं। इनका सवाल है, हम्म, क्या समकालीन राजनीतिक सत्ता संरचना को डिकोड किए बगैर कोई आलोचक किसी साहित्यिक रचना के साथ न्याय कर सकता है? मौजूद एक तो ये सवाल है, दो सवाल हैं इनके, एक एक करके लेते हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूं, क्या समकालीन हाँ। राजनीतिक सत्ता संरचना को डिकोड किए बगैर कोई आलोचक तो किसी क्या किए बगैर? डिकोड किए बगैर जी कोड किए बगैर। अच्छा। कोई आलोचक किसी साहित्यिक रचना के साथ न्याय कर सकता है? मैं राजनैतिक सत्ता की जगह, राजनीतिक सत्ता कहा है ना? जी राजनीतिक सत्ता कहा है ना? जी, राजनीतिक सत्ता संरचना। हाँ, राजनीतिक सत्ता संरचना की बजाय अगर विचारधारात्मक प्रवृत्तियां कह दी जाए, तो इसमें अंतर ये करना चाहिए, यानी जो जितना मैं समझ पा रहा हूं, कि जो शासक सत्ता होती है, राजनीतिक सत्ताएं तो दूसरी विरोधी राजनीतिक पार्टियों के पास भी प्रतिष्ठान तो वो भी हैं, सत्ताएं तो उनके पास भी हैं, यानी शासकीय सत्ता भी है और भी सत्ताएं हैं प्रतिष्ठान के पास। कोई किसी देश में कोई मुख्यमंत्री हो चाहे ना हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का यहाँ तक कि साहित्यिक संस्थाओं का भी प्रतिष्ठान तो होता है, सत्ताएं तो सबके पास होती है किसी न किसी रूप में। लेकिन जो शासकीय सत्ता है, जो शासन करने वाली सत्ता है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है जिसे कहते हैं आप, उसके प्रति बहुत सतर्क और ईमानदार होकर चिंतन करना चाहिए, सबके प्रति चिंतन करना चाहिए, सतर्क होकर के सबके प्रति होना चाहिए। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि जो शासकीय सत्ता है, क्योंकि वो बहुत लाभ पहुंचा सकती है और वो बहुत लाभ पहुंचा करके बहुत विचलित कर सकती है, इसलिए आलोचकीय ईमानदारी और आलोचकीय खरापन की शायद की ही मांग है, शायद कि जो लाभ पहुंचाने की स्थिति में जो सत्ता हो, उस सत्ता के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए, ईमानदार आलोचना। ये मैं कहूँ। इनके सवाल का दूसरा हिस्सा है जिसमें इन्होंने पूछा हाँ है कि हाँ वर्तमान में कौन से ऐसे युवा आलोचक हैं जो हाँ। उपयुक्त औजारों के साथ काम कर रहे हैं। युवा आलोचकों के बारे में मेरी आपकी सामने राय आई क्या? जानना चाहते हैं। मेरी शामत आई है क्या? मैंने कहा मेरी मेरी शामत आई है क्या? वो युवा आलोचकों के बारे में पूछें तो मैं बताऊं। मैं तो सबको, जितने भी युवा, एक बात मैं कहना चाहता हूं बिना नाम लिए, ये जो नए आलोचक आ रहे हैं, तुम भी युवा आलोचक
तुमको भी युवा आलोचक में ही रखते हैं। मैं तो 50 साल का, तब तक मुझे लोग युवा आलोचक कहते थे। वो बहुत पढ़े लिखे हैं। अब ज्ञान के साधन बहुत व्यापक हो गए हैं, उनकी जानकारियां बहुत बढ़ गई हैं। और वो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, ऐसे ऐसे लेख लिखते हैं जिन पे हमारे जैसे आदमी की बड़ी जानकारी बढ़ती है, बहुत ज्ञान लाभ होता है। कभी कभी ये जरूर लगता है कि जो पाठ्य है, जो पाठ है, जो टेक्स्ट है, वो हमेशा उस जानकारी के साथ बना रहना चाहिए। वो जानकारी जो है वो अलग से छिटक कर नहीं आनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप ये देखिए कि उत्तर आधुनिकता पर बहुत लिखा जा रहा है, लेकिन उत्तर आधुनिकता का विवेचन करना, उत्तर आधुनिकता क्या है इसे बताना, यही उत्तर आधुनिकता की आलोचना नहीं है। उत्तर आधुनिक आलोचना वो होगी जब हिंदी की कुछ रचनाओं को लेकर के विश्वस्त रूप से एक पाठकीय विश्वास प्राप्त करेगी वो आलोचना। तो लेकिन ये इसलिए ये जो युवा आलोचक हिंदी के हैं वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई इनके पास है। और जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम बुढ़े लोगों का सवाल है, तो बुढ़े तो बने होते हैं नुक्ताचीनी निकालने के लिए, कर 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 करते रहने के लिए। इसकी इसकी परवाह न करते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत आशा मुझे है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग इस उम्र में इतने पढ़े लिखे नहीं थे जितना ये लोग इस उम्र में पढ़े लिखे हैं। जी, आपने आपने बहुत बारीकी से बात कह दी है और समझने वाले इसे जरूर समझ लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ये इसी आपने चूंकि उत्तर आधुनिकता का जिक्र कर दिया है, तो एक सवाल उत्तर आधुनिकता को लेकर है। प्रतीक ने ये सवाल पूछा है, उत्तर आधुनिक हिंदी साहित्य पाश्चात्य साहित्य का अनुकरण है या भारतीय परिवेश से प्रेरित है? ये सवाल अजीब बात है। आशीष, जरा सा सोचो तुम इस बात को, तो बड़ा बहुत एक अजीब स्थिति तुम्हारे सामने आएगी, उसे मनोरंजन भी होगा। मार्क्सवाद के बारे में भी सवाल उठाया जाता है जी। अस्तित्ववाद के बारे में भी सवाल उठाया जाता है और उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में भी सवाल उठाया जाता है। दो बातें हैं। एक तो इसकी पृष्ठभूमि ये है जिससे शायद समझने में कोई मदद मिले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी दार्शनिकों में यहाँ सार्त्र में वगैरह जो इतनी निराशा फैली थी, उससे अस्तित्ववाद का प्रचार हुआ था। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद उत्तर आधुनिकता का एकदम से प्रचार और प्रसार हुआ है। उत्तर आधुनिकता में कई बातें ऐसी हैं जो हमारे देश के लिए आयात पश्चिम से ही है और वहां की परिस्थितियों से आया है, वहां की परिस्थितियों से उत्तर आधुनिकतावाद आया है। किसी सिद्धांत पर, किसी आइडियोलॉजी पर जो सत्ता क्रांतिकारी कह करके
पिछली सत्ताओं को हटा करके आती है क्रांति के नाम पर, वो सत्ता भी शोषक हो जाती है। किसी सिद्धांत पर, किसी राजनीतिक विचारधारा पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए केंद्र कहीं नहीं है, केंद्र कहीं नहीं रह गया है, और केंद्र की तरफ बढ़ना जो है वो अपने आप को धोखे में डाल रहा है। इसलिए ध्यान केंद्र के चारों तरफ ही है, जो मार्जिन पर हैं, हाशिए पर हैं, सबाल्टर्न जो हैं, उन पर ध्यान रखा। अब यहां पर आकर के आशीष, ये बात तो भारतीय परिस्थिति के बहुत संदर्भ में है कि शताब्दियों से जो दलित हैं, नारी की पराधीनता है, आर्थिक स्थितियां हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था है, ये जो मार्जिन पर पड़े हुए लोग हैं, और केंद्र में जो आप कहेंगे वर्णाश्रम व्यवस्था है, सामंत है, ये लोग हैं। तो इसलिए भारतीय स्थिति में भी ये जो अस्मिताओं का दौर आया है, जो अस्मिताओं का विमर्श आया है, ये संदर्भ रहित नहीं है, ये तो बहुत संदर्भवान है। उत्तर आधुनिकता का जो ये अंश है, ये मुझे बहुत स्वागत योग्य लगता है, और ये मुझे बहुत संदर्भवान लगता है। वो जो कहीं किसी पर भरोसा नहीं रह गया है, हर प्रतिष्ठान चाहे जैसा हो सत्ता में बदल जाता है, और फिर वो भी गड़बड़ करने लगता है, वो भी केंद्र में आता है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इस पर। लेकिन ये कि जो अस्मिताओं का उत्थान है, अस्मिताएं जो एकदम से उजागर होकर आई हैं, जो उत्तर आधुनिकतावाद का ही एक अंश है, वो मुझे बहुत संदर्भवान लगती हैं। एक बात इसके बारे में कह करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी अमर्त्य कुमार सेन से सवाल पूछा गया था अस्मिताओं के बारे में, तो ये सवाल उन्होंने उत्तर दिया था। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं उनकी बात कह रहा हूं कि नहीं, वो सारी बात उनके नहीं, कुछ बात अपनी भी है कि अस्मिताएं जो हैं वो आगे आए, सब सारी अस्मिताओं का आगे आना जरूरी है, लेकिन किसी अस्मिता का वो रूप जो किसी और की अस्मिता को दबा दे, अस्मिताओं की टकराहट भी ठीक है, क्योंकि जब तक टकराहट नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसी अस्मिता जो अन्य अस्मिताओं को दबा करके आना चाहे, हमारे इस विविध धर्मी देश में, विविधताओं से भरे हुए देश में, अगर हम एकता चाहते हैं तो एकता और एक रूपता में जो महान भिन्नता है, समानता देखनी चाहिए। एकता एक रूपता का नाम नहीं है, लेकिन ये जो विभिन्न अस्मिताएं हैं, इन विभिन्न अस्मिताएं अपनी जगह हैं, लेकिन उसके साथ एक पता नहीं कितना संभव नहीं है, उनमें आपस में एक इंटरकनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, एक अंतर संबंधता भी होनी चाहिए, संघर्ष का एक मुद्दा भी होना चाहिए। और इसके ऊपर आप कहेंगे, फिर मुझे गुरुवर आचार्य हृदय द्विवेदी याद आते हैं वो कहते थे कि जो सत्य होता है वो अविरोधी होता है। भूटान यहाँ से उत्तर में है, पूरब में है कि पश्चिम में है, इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन सूर्य पूरब से उगता है, इस पर बहस, सूरज उगता है, इस पर बहस नहीं हो सकती। तो जिसको सब लोग माने वो सत्य होता है। तो मेरे ख्याल से अस्मिताओं के बारे में मैंने कोई बहुत संगठित रूप से संतुलित चिंतन विचार नहीं किया है, जो मेरे दिमाग में भी आई तो ये मैंने आपसे निवेदन कर दिया। उत्तर आधुनिकता को लेकर कई तरह के पाठ संभव हैं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका एक भिन्न पाठ हम सबके बीच रखा है। उसकी जो केंद्रीय अवधारणा है कि
उत्तर आधुनिकता आधुनिकता को प्रश्नांकित करती है, उसके अधूरेपन पर बात करती है, हाँ, और इस तरह उसका सभी चीजों को प्रश्नांकित करती है। जी, इस तरह उसका कोई एक केंद्र हाँ, नहीं है। जितने दार्शनिक हैं उत्तर आधुनिकता के, ना, सब अलग-अलग केंद्रों, सब अलग-अलग तरह की बात करते हैं। मैं एक छोटा-सा सवाल अच्छा ये लेना बताओ, अभी चाहता अभी हूं, जो सोनू शर्मा अनुरागी ने पूछा है। अनुरागी, इन्होंने पूछा है, द्विवेदी जी को शुक्ल जी का विरोधी मानना कहां तक उचित है? अभी काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शताब्दी मनाई गई थी, है ना? जी, तो उसमें मैंने वक्तव्य दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के ही नहीं, आचार्य हरे प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में शायद सभी भारतीय भाषाओं के सबसे बड़े आलोचक हैं। उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, मुझे नहीं लगता कि किसी, मेरी जानकारी में किसी भाषा का ऐसा विशद इतिहास और लिखा गया है। वो एक प्रामाणिक दस्तावेज है हिंदी प्रदेश का, सांस्कृतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, सब कुछ मिला के। लेकिन जो ऐतिहासिक होता है आशीष, ऐतिहासिक महत्व की जो बात होती है, उसकी एक बहुत बड़ी क्षमता होती है कि वो अपना विरोध खुद प्रस्तावित करती है। महत्वपूर्ण रचना और महत्वपूर्ण व्यक्ति वेद्य होता है। वाह, आप देख के बता सकते हैं कि ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, इसमें ये है, ये नहीं है। 1940 में आचार्य शुक्ल का देहांत हुआ। 1940 में ही आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक आई, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, वो हिंदी साहित्य की भूमिका है। और उसके पहले पैराग्राफ में उसमें यह है कि जिन लोगों ने हिंदी साहित्य को समझाने का भार अपने ऊपर ले रखा है, इशारा उनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरफ है, वो लोग कभी कभी ऐसा संकेत करते हैं कि मानो हिंदी साहित्य का हिंदू धर्म से विशेष संबंध है। याद रखो, ये 1940 में आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी लिख रहे हैं। बाद में उन्होंने बड़े विस्तार से बात बताया है कि जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो एक मंच है। पता नहीं कितने मतांतरों का, संप्रदायों का, परस्पर विरोधी विचारधाराओं का सबका एक मंच है। वो सिर्फ वर्णाश्रम व्यवस्था का पर्याय नहीं है। ये कह रहा हूं अनुरागी जी से कि आज हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे मांग कर रहे थे कि आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी को पैदा होना चाहिए। जी,
हिंदी साहित्य का इतिहास डिमांड कर रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका आनी चाहिए। तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल के तुलसीदास डिमांड कर रहे हैं, पाठक डिमांड कर रहा है कि कबीर आने चाहिए। और कल्पना करो कि अगर कबीर, द्विवेदी जी ने कबीर की किताब न लिखी होती, ना सिद्धों पर काम न किया होता, तो हिंदी आलोचना के बारे में क्या धारणा बनती। जी। इसलिए आचार्य शुक्ल को और द्विवेदी जी को, द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल के उत्तराधिकारी हैं, उनके विकास करने वाले। अभी और कितना बुलवाओगे, मैं थक गया। नहीं, जब आप कहेंगे हम इसे बंद कर देंगे, क्योंकि हम पर्याप्त सवाल ले चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी कम से कम 20 सवाल हैं जो आ गए हैं। तो आपका जब तक मन करे आप इस बातचीत में शामिल रहें, और जब आप चाहें इसे छोड़ सकते हैं। ऐसा करो 10 मिनट और, ज्यादा नहीं, मैं थक जाता हूँ, मैं 90 साल का हूँ भाई। जी, मैं अपने सभी दर्शक ये है, जाओ तो मैं 90 साल लोग आतंकित हो जाते हैं। जी, हम अपने सभी श्रोताओं को और अपने दर्शकों को जो कि हमारा ये आयोजन देख रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय विश्वनाथ जी ने हमें 55 मिनट का वक्त दिया था और कहा था कि इसे अधिकतम 1 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम लोग 1 घंटा 14 मिनट पहले ही ले चुके हैं और उन्होंने कृपा पूर्वक हमें 10 मिनट और समय दिया है। तो मैं छोटे-छोटे कुछ सवाल ले लेता हूं, जिनके सवाल 1 या 2 पंक्तियों में संभवतः आप दे सकते हैं। तो ये पहला सवाल 10 मिनट में जीवन सिंह जी का है। आखिर 10 मिनट में आप ही बता देना कि 10 मिनट हो गए। जी, ये सवाल जीवन सिंह जी का है। जीवन सिंह जी हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक हैं। उन्होंने आपकी पुस्तक लोकवादी तुलसीदास, जीवन सिंह मानवी, हाँ जी, तो उन्होंने आपकी पुस्तक लोकवादी तुलसीदास के बारे में का संदर्भ देते हुए ये पूछा है, और उनके साथ अखिलेश तिवारी ने भी एक सवाल पूछा है, यानी 2 सवाल तुलसीदास के बारे में है। कुल मिलाकर ये कि ये तुलसी पर आज जो नए सिरे से विवाद हो रहे हैं, उन विवादों के संदर्भ में आप तुलसीदास के बारे में क्या सोचते हैं? ये जीवन सिंह मानवी जी अलवर वाले हैं, तो उनको मेरा प्रणाम कहना भाई, उनको प्रणाम। वो देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, आपका प्रणाम पहुंच रहा है उन तक। जी। नहीं। अच्छा, और अभी अभिषेक तिवारी है। अब वो जब तक नया विवाद तुलसीदास के बारे में क्या है, ये तुलसीदास के बारे में मेरे मन में आता है कि अगर मैं लिख पाऊं तो फिर एक किताब लिखूं, और नए ढंग से मुझे लगता है तुलसीदास के बारे में जीवन सिंह लिख सकते हैं। जीवन सिंह तुलसीदास के बड़े भारी पाठक, बड़े मर्मज्ञ हैं। तो मुझे तुलसीदास में और गालिब में एक बड़ी समानता दिखाई पड़ती है, जो कभी मैं बात करूंगा। और तुलसीदास, राम पर तो भक्ति उनकी बहुत ज्यादा थी। कभी कभी मेरे मन में सवाल उठता है कि ये तुलसीदास का महाकवित्व किस विषय में है, महाकाव्य क्यों है उनकी रचनाएं सारी मिलकर के। तो उन्होंने किया यह है कि अपने समय की जितनी परेशानियां हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो उन्होंने किया ये कि दैहिक दैविक और भौतिक तापों के जितने रूप थे, उन सारे रूपों का चित्रण कर दिया, उन रूपों को दिखा दिया है। अभी जब कोरोना आया, तो कोरोना में मुझे हिंदी कविताएं, सोचा कि कौन कविता याद आएगी, ये बताओ आशीष भाई। मैं तो
कोरोना में मुझे तुलसीदास की महामारी पर जो कविता है काशी की, उसकी याद आई, और कोई हिंदी की दूसरी कविता मुझे नहीं याद आई। तो यानी आप ये देखिए कि गांव में आग लगती है तो आग लगने का इतना बड़ा बयान तुलसीदास में है। तुलसीदास ने किया यह है कि जो भक्ति है, भक्ति जो है ना, जैसे मार्क्स ने ये कहा था, जैसे कहा जाता है कि मार्क्स ने हीगल को सीधा खड़ा कर दिया, तुलसीदास ने ये किया अनजाने ही कि भक्ति को पैरों पर खड़ा कर दिया है। भक्ति को स्ट्रेटेजी भक्ति उनके यहाँ स्ट्रेटेजी बन गई है। भक्ति बन गई है, बनाई नहीं उन्होंने, ना ऐसा नहीं। वो भक्ति का नाम लेकर, राम का लेकर के जितनी भी विषमताएं हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रोग हो, चाहे कामदेव हो, सब रोग हो, सब कर दिया। और वो सारे दूर कौन करेगा? राम दूर करे। और वो सब समर्पित है कहाँ? राम के पास। और आखिर में मैं यहाँ समय नहीं है बताने का, निवेदन करने का, वरना मैं ये निवेदन करता कि तुलसीदास उस समाधान जो करते हैं राम की भक्ति का, अंत में जाकर के वो खुद ही कहते हैं कि समाधान होता नहीं है। तुलसीदास begins with questions and ends with questions। ये बात मैं कहना चाहता हूं, कहीं मौका पड़ेगा तो मैं कहूंगा, लिखूंगा, मेरी पिटाई चाहे जितनी हो। जी। कामदेव जो है पूरे रामचरितमानस में, कामदेव का नाम है, कामदेव बड़ा गड़बड़ करता है, कामदेव गड़बड़ करता है, तो राम की भक्ति जो है कामदेव को शांत कर देती है, समाधान कर देती, दूर कर देती है। राम कर रहा हूं, कामदेव है यही भाई। तो रामचरितमानस का अंत किस दोहे से होता है? फिर वही घूम करके आते हैं, तो राउंड लेते हैं। कामी नार प्यार जिम जब लोभी प्रिय दाम। अरे भैया, जब यही करना था तो ये पूरा क्या पढ़ने की जरूरत थी? शुरू किया कामदेव से, आखिर में कामदेव। ये मैं कहता हूँ तुलसीदास इस मामले में बहुत बड़े क्वेश्चन वाले हैं। he begins with questions, ends with questions। जी। ये तुलसीदास और कबीर में समानता देखनी चाहिए। द्विवेदी जी ये देखते थे, माफ करना फिर पिटाई होगी। ये समानता आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा कम देखते हैं। तुलसीदास और कबीर की समानता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी देखते हैं। जी जी। ये एक छोटा सा सवाल है जो चौपाल नाम की पत्रिका ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि ये कौन सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिन्हें आप नियमित रूप से पढ़ते हैं और अपनी पसंद की पत्रिकाओं के बारे में बताएं। पहल, वसुधा, आलोचना बीच में गड़बड़ा रही थी। अब एक नया अंक आलोचना का अच्छा आया है, जो नया अंक आया है लेटेस्ट अंक आलोचना का अच्छा आया है। मैं असल में भूल जाता हूँ, कई पत्रिकाएं हैं मेरे दिमाग में, लेकिन भूल। वो विष्णुचंद्र शर्मा कभी निकालते थे तो वो मैं पढ़ता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है। ये तद्भव, अखिलेश का तद्भव पढ़ता हूँ मैं। और कोई नाम लो, तुम पत्रिका का नाम लो तो बताऊं मैं। अब बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, जैसे कि बनास जन है। बनास जन पल्लव जी का ना, पल्लव जी का जी, पल्लव वाला जी। हाँ बनास जन बड़ी मेहनत से निकालते हैं, पल्लव बड़ी मेहनत से निकालते हैं। हाँ। और विनोद तिवारी एक पत्रिका निकालते हैं, पक्षधर। हाँ, वो पढ़ता हूँ। ये जो है ये अजय कुमार वाला तद्भव नहीं, वो क्या नाम है उसका? उद्भावना।
उद्भावना करते हैं। भावना। जी और एक नई पत्रिका निकली है, आ, प्रयाग से आती है, प्रयाग पथ, उसके भी एक आध अंक अच्छे जी हैं। जी हितेश जी वो पत्रिकाएं पत्रिका जो आती है मैं निकालते सब हैं। पढ़ता हूँ। कुशल हाँ, कुश, पत्रिकाएं में हैं? एक अगला सवाल मैं लेना चाह रहा हूं। आप अपनी बात हाँ, जी ये कुशल मेहता जी ने पूछा है कि व्योमकेश दरवेश ये पुस्तक जो आपकी है, इसको लिखने में लगभग कितना समय आपको लगा? ये नंगा तलाई नंगा तलाई का गांव और ब्योमकेश दरवेश, ये दोनों लिखे, शुरू हुआ था लिखना इनका 1963-64 में ही। पंडित जी थे, लेकिन बताया मैंने किसी को नहीं था। तो ये दोनों ऐसा कभी इकट्ठे नहीं लिखा है, इसलिए उसमें एक थोड़ा बिखराव भी है इन दोनों किताबों में। तो वो बहुत समय में लिखता रहा सब, लेकिन नोट नहीं बनाए, नोट बना के नहीं लिखा है, नोट नहीं मेरे पास थे। ये लिखने में यानी प्रॉपर हाथ से लिखने में कुल मिला करके लिखने का समय जो है 3 साल 4 साल लगा। जी और मेरे विद्यार्थियों ने बड़ी सहायता की है, मेरे विद्यार्थियों ने जी बड़ी सहायता की है। मैटर द्विवेदी जी के बारे में मिलता नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी किताबों की आलोचना पहले है ही नहीं है। 1960 होट के बाद शुरू हुई है, कुछ लोग उनकी किताबों पर लिखने लगे हैं। उनकी किताब में पाठकों में तो बड़ी प्रिय थी, लेकिन उन किताबों की रिव्यू वगैरह नहीं हुई है ज्यादा। और चिट्ठियां जो लगातार लिखते थे पंडित जी, जो चिट्ठियां लगातार लिखते थे, वो चिट्ठियां बड़ी काम की आई, मेरे काम बहुत आई। फिर पंडित जी के परिवार से था, पंडित जी की वो पुतुल जी थी, लड़के थे, खुद मैं भी पंडित जी के साथ 23 साल तक रहा, नाम उड़ गई इस किताब के लिखने में सबसे बड़ी सहायता मेरी नामुर्जी ने की है। और बल्कि ये बात मैं बता दूं, ये रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि इस किताब का जो नामकरण है, मुझसे नामुर्जी लगातार पूछते रहते थे मुझसे, कितनी किताब आ गई, बड़ी लिख डालो। तो कहते थे क्या नामकरण किया है इसका। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूं इसका नामकरण करना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण। तो उनका नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ठीक है, और कोई नाम बताओ। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है व्योमकेश दरवेश। तो उनका कि यही नाम रखना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो पहला ही ठीक है। बड़ा झगड़ा किया मैंने। तो नामवर्जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ। नामवर्जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस किताब का नामकरण यही होगा। तो इस किताब का नामकरण हुआ है वो नामोर जी के आग्रह के कारण ही हुआ है। नाम तो मैंने भी सुझाया था, लेकिन मैं नहीं रखना चाहता था। तो अब नामोर जी, कभी तुम मुझसे तुम तो नामोर जी पर बड़ा काम कर रहे हो, तुम तो बहुत काम कर रहे हो आशीष, बहुत जो लोग हम नहीं कर पा रहे हो तुम कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सही काम करते हो। जी ये संभावना एक संस्था है चित्तौड़गढ़ में, आप हाँ उसके हाँ आयोजनों में गए हैं। राजस्थान चित्तौड़गढ़ हाँ की हाँ संस्था है। इन्होंने ये हाँ, कहा स्वयं है प्रकाश कि जी थे, स्वयं प्रकाश जी। जी जी तो इनका सवाल यही है कि आप जब वहां गए थे अरुण प्रकाश जी के साथ, और तब वहां स्वयं प्रकाश जी भी थे, अब दोनों नहीं है, हाँ, स्वयं प्रकाश जी ने क्या बुलाया था। आपको क्या आपको उनकी याद आती है? अरुण प्रकाश जी और स्वयं प्रकाश जी की याद आती है? ये सवाल है उनका। स्वयं प्रकाश जी ज्ञान रंजन के बाद, ज्ञान रंजन की परवर्ती पीढ़ी के सबसे बड़े कहानीकार, खड़े, निर्दोष,
किसी प्रकार का कोई उनके बारे में अफवाहें भी, एक भी ऐसी अफवाह भी नहीं है जो उन पर किसी तरीके से आरोप लगाए। बेदाग व्यक्तित्व स्वयं प्रकाश का है, बड़ा निर्भीक स्वाभिमानी आदमी, मॉडल। मैंने थोड़ा बहुत कुछ कहानियां, कुछ विचार में जितना संभव पड़ा, जितना बन पड़ा उतना लिखा भी है उनके। अरुण प्रकाश मेरे बहुत निकट थे। मैं अरुण प्रकाश पर इंद्रमय लेख लिख रहा हूँ मैं अरुण प्रकाश के व्यक्तित्व, उनकी कहानी पर इंद्रमय लेख लिख रहा हूँ। ये जो मेरी किताब आई थी कहानियों के साथ साथ, वो मैंने उनको समर्पित किया है, अरुण प्रकाश को। अरुण प्रकाश मेरे बहुत निकट थे, बिल्कुल पुत्रवत थे मेरे। जी, हम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सा हमारे दर्शकों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, यानी एक ही एक व्यक्ति ने कई कई सवाल पूछे हैं। उसमें से कुछ सवाल ओम सपरा जी ने पूछे हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। इनका एक सवाल ओम मैं क्या नाम लेना है? चाहता हूं। ओम सपरा। ओम ओम सपरा। सपरा जी। जी हाँ, ओम सपरा जानता हूँ मैं, जानता हूँ मैं। हाँ, जी। जानता हूँ मैं। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि हमने आपको साहित्य अकादमी में कई बार सुना, आप जैसे आलोचक और विचारक सम्मान के पात्र हैं। आपकी इस आयु में विलक्षण ऊर्जा और अद्भुत स्मरण शक्ति या स्मृति का रहस्य क्या है? ठीक सवाल है, मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ आपको। है, मैं ये करता हूँ कि सवेरे स्नान करने के बाद, आशीष, जी स्नान करने के बाद मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसके साथ मेरा इंटरमीडिएट का एक यार था जो साइकिल पर लेकर के मुझे सिनेमा दिखाता था सतीश, जी इन दोनों को याद करता हूँ। फिर मैं अपने गांव को याद करता हूँ, हैं, खेत जी खलिहान, नदी, तालाब, पोखरे, और वहां जो लड़के मेरे साथ गुल्ली डंडा, करीब आधे घंटे तक मैं अपने गांव को, सवेरे द्विवेदी जी को याद करके, सतीश को याद करके, फिर अपने गांव के विभिन्न लोगों को याद करता हूँ। मुझे खुद लगता है कि इससे मेरी स्मृति, मैं खुद, मुझे बड़ा कभी कभी अच्छा लगता है कि मेरी स्मृति बहुत ज्यादा है। और जब तक तुम्हारी शुभकामनाएं हैं, जब तक तुम लोग हो, मेरा भाव बढ़ा रहे हो इसीलिए मुझ पर बेभाव की नहीं पड़ी, कभी कभी पड़ती है कभी कभी बेभाव की पड़ती भी, ऐसी बात जी है। तो लेकिन तब मैं पंडित जी का सहारा लेता हूँ, तुम लोगों की याद करता हूँ कि तुम लोग हो मेरे साथ। तो मैं समझता हूँ कि अपने अच्छे लोगों को याद करना, जो लोग अच्छे तुम्हें लगते हैं ना। जी मैं जी तुमसे साफ बात बताऊं, 90 साल का हूं तो अच्छी कविता का याद करना, अच्छे दृश्यों को याद करना, पूर्वजों को याद करना, मित्रों को याद करना, अच्छी शक्लों को याद करना, इससे बड़ा स्वास्थ्य मिलता है। बस भाई, हो गया। जी जी। मैं आपकी भावना का ध्यान रखते हुए अपने हाँ, सभी दर्शकों से जो हमारा आयोजन देख रहे हैं और जिन्होंने बहुत ही स्नेह और आदर के साथ अपने सवाल भेजे हैं, कई हमारे साथियों ने, श्रोताओं, दर्शकों ने निजी जीवन से जुड़े हुए सवाल भी पूछे थे। पर मैंने आज हाँ, हाँ, निजी पूछो, जीवन कोई से बात जुड़े हुए पूछो। सवालों को पूछने से परहेज किया है, तो मैं उनके प्रति क्षमा याचना करता हूं। हमारे साथियों में जिनके सवाल मैं आज नहीं ले पाया हूं, सुंदर शर्मा जी, मानवेंद्र सिंह जी, ध्रुव शर्मा जी, ओम सपरा जी के कई सवाल, सोनू शर्मा जी के सवाल, संजय सिंह, प्रवीण कुमार जी का सवाल,
और बंकिम जी के सवाल, और उसके साथ साथ अनेक हमारे ऐसे साथी हैं जिनके सवाल हम नहीं ले पाए हैं। अभी अभी मैं स्क्रीन देख रहा हूं तो अनुनाद तिवारी का एक सवाल मुझे स्क्रीन, मैं आप सब क्या नाम है? के प्रति राजपाल एंड सन्स की ओर से और हम सब की ओर से क्षमा याचना करता हूं कि आदरणीय विश्वनाथ जी के स्वास्थ्य को देखते हुए, और जैसा कि उन्होंने कहा था, उन्होंने जितना समय हमें दिया उससे लगभग 1.5 गुना समय हम उनसे ले चुके हैं। तो मैं आप सबके प्रति क्षमा याचना करता हूं। यदि आदरणीय विश्वनाथ जी ने दोबारा कभी हमको बातचीत का मौका दिया तो हम इन सवालों को जरूर पूछेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, और विशेष रूप से आदरणीय विश्वनाथ जी का, और वो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो मैं छोटा हूं, उनके मना करने के हाँ, इसका बावजूद अंत मतलब में फिर उन्हें इसका मतलब तुम उत्पात करते रहोगे। तो उनके मना करने के बावजूद, और ये बात ठीक है कि अशोक जी ने, नामवर जी ने या विश्वनाथ जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही आचार्य माना है, पर हम सब बच्चों को अपनी ओर से भी कुछ कहने का अधिकार हो। इस अधिकार के साथ मैं फिर से आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी का राजपाल एंड सन्स के इस आयोजन में शामिल होने के लिए अपने सभी दर्शकों की ओर से, राजपाल एंड सन्स की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अगले रविवार फिर इस श्रृंखला में किसी एक नए लेखक के साथ बातचीत करेंगे, इसलिए आप सब फिर उस बातचीत में शामिल हों। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।